वर्क एनर्जी एंड पावर में पिछले क्लास के बाद ये आज की क्लास। वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर चुके थे हम लोग, आदित्य था। वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर चुके थे हम लोग। अब आज हम लोगों को थोड़ी बात करनी है एनर्जी के बारे में, जिसमें कहा था ना कि 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करनी है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात हुई थी लास्ट क्लास, और आज बात हम लोग करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो ज़रा देखना, बात को समझना कि हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ चुके थे उसके बाद की बात आज हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, गौर कीजिएगा। कौन सा टॉपिक है हमारा जिसको स्लोली स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, और हम लोग अभी भी यही देखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के 2 टाइप्स। सबसे पहली बात, यदि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हो तो हम लोग यूं कह जाएंगे द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position is called its potential energy। अब दूसरी बात ये निकल कर आती है कि हम तुम ये जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 9 का नहीं, वो क्लास 11 का है। डोंट यू प्लीज़ थिंक कि आपसे कहा जाएगा कि डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, आप सही सही लिख दोगे और उसके बदले आपको 2 मार्क्स मिल जाने वाले। फॉर्मेलिटी है, क्योंकि हम लोग जब आज कुछ भी इसको लेकर के डिराइव करेंगे तो एटलीस्ट हमारा क्या कहते हैं वो जो कॉन्सेप्ट उस वक्त सीखा था ऊपर ऊपर एक बार रिपीट करना था, तो ये वही वाला डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड 9 में यही डेफिनेशन देखा था हम लोगों ने, द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम तुम अभी इस पोटेंशियल एनर्जी के 2 फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो हमारे आपके सिलेबस में है। पहला टाइप पोटेंशियल एनर्जी का जो हमें पढ़ना है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे का नाम भी आपने स्कूल में सुन के रखा होगा यदि उन्होंने पढ़ा दिया है तो, और वो दूसरा नाम क्या था हमारा, नंबर बी में क्या लिखेंगे हम लोग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को बारी बारी डिफाइन तो कर लेंगे, बट आप बात शॉर्टकट में किसके बारे में कर पाएंगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल के बारे में। क्योंकि जैसे ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो आपको या तो कोई रबर बैंड या कोई स्प्रिंग, स्ट्रेचेबल स्प्रिंग, उन सब को लेकर डिस्कस करना होगा। तो पहले थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइंस आप इसके बारे में पहले समझ लो, और उसके बाद हम लोग ज़्यादातर इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात कब करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्ड में, और वो होगा क्या, एक VVI क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करनी पड़ेगी इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बेस बनाकर। तो फिलहाल थोड़ी सी बात जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनसे करूंगा बात, बस थोड़ा देख लो। यदि लिखा द एनर्जी possessed by
a body by virtue of its height, कहाँ से? From the Earth's surface is called the gravitational potential energy of the body. जैसे कि इसके नाम में ही ग्रेविटेशनल वर्ड लगा है, तो उसके बेसिस पर जब इसको डिफाइन किया गया तो किसी बॉडी का अर्थ सरफेस से जो हाइट होना होता है उसको रेफरेंस बनाया गया। आप इसको बस थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, फिर करते हैं बातचीत कि ये अर्थ सरफेस है। जस्ट सपोज ये अर्थ सरफेस है और ये कोई बॉडी पड़ी हुई है। ये बॉडी पहले अर्थ सरफेस पे रखी हुई थी, अर्थ सरफेस पे रखी हुई थी। आपने इस पर ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई किया फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉडी उठते 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 यहाँ आ गई है। और ये जो हाइट आप देख रहे हो अर्थ सरफेस से, वो कितनी है? h। यदि इस बॉडी का मास m है तो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा क्या? mg। अब यहाँ पे हम लोग दो वर्क डन की बात करेंगे। कहा ये आप अभी बाहर बात करो, टॉपिक में एंटर करेंगे और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग आज के क्लास में डिराइव करेंगे, जो यदि बोर्ड लेवल पर, आपके स्कूल लेवल पर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, टर्म एंड एग्ज़ाम्स, तो उसमें इस क्वेश्चन के ही रहने का एक बहुत बड़ा चांस बनता है, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। बिल्कुल ऐसे ही आपको डिराइव करना होगा, लेकिन उसके पहले ज़रा जैसे बोला कि ऊपर आप देख लो ताकि चीज़ें हम लोग वहाँ पर एक साथ मिक्स कर सकें। ठीक है, हाँ बैठिए। ओके, तो मेरी बात सुनो। लिखना है मुझे वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो चूंकि हम सबको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू हुआ करता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। और ए डॉट बी यदि ए बी कॉस थीटा होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यदि मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा होता है, तो हमारा ए कौन है? एफ है। बी कौन है? एस है। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारा बनता है एफ एस कॉस थीटा। क्या मैं थीटा 0 डिग्री लिख सकता हूँ? वजह क्या है? नमन बताओ। सही बताया। ये फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऊपर की तरफ, तो वेक्टर एफ का भी डायरेक्शन ऊपर और वेक्टर एस का भी डायरेक्शन ऊपर। दोनों के डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनके बीच का एंगल 0 हो गया और कॉस 0 हुआ करता है 1। तो दैट्स वाई क्या हम लोग इस एफ के जगह बच्चों mg लिख सकते हैं? s यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, उसके जगह h लिख सकते हैं। ये हमारा वर्क डन निकला। लेकिन इसी के साथ साथ ये तो हुआ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। बॉडी रखी हुई थी, आपने एक फोर्स लगाया F न्यूटन का, फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस होना शुरू हो गई। आपने जैसा चाहा वैसा हो गया। आपने चाहा भी था कि बॉडी ऊपर उठे, इस वजह से फोर्स ऊपर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, दोनों के डायरेक्शन सेम।
आप जो चाहते थे बॉडी ऊपर उठे, बॉडी ऊपर उठ रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 0 और जो रिजल्ट आया, जो वर्क डन आया वो पॉजिटिव वर्क डन। थोड़ी सी बात और, इसी डायग्राम में यदि आप वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बार आपने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया है, इस बात को भूल जाओ। ग्रेविटी, धरती माता नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रही है, mg। और ये एक नालायक बेटे की तरह, जैसे बात नहीं मानता एक नालायक बेटा माँ का, वैसे ही ऑपोजिट जा रहा है। माँ नीचे बोल रही कि बेटा नीचे उतर जाओ, और ये ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। लेकिन असली लायक बेटा नालायक बेटा ही होता है, ये भी समझो। अच्छा, सुबह बता दिया था आप लोगों को, हाँ ठीक है, जो लोग सुबह आए थे उनको याद आ गया है ना। चलो ध्यान दो, क्या वर्क डन इक्वल्स टू mg, h तो होगा, लेकिन cos कितना डिग्री आप लोगे बच्चों, 180। फोर्स किधर, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर। क्यों, क्योंकि आपने फोर्स लगाया है। हाँ, तो दैट्स वाई mg नीचे लग तो रहा है, बट बॉडी फाइनली डिस्प्लेस किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इस बार फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ शमा, बहुत अच्छा, 180। और cos 180 -1 होता है, तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस ऑफ mgh। यहाँ पे दो वर्क डन है, इसकी भी एक अलग कहानी बनेगी अभी आगे चल करके, और इसके बारे में भी हम लोग अलग से बात करेंगे। इन दोनों की बातचीत होगी। एक बार वर्क डन पॉजिटिव आ रहा, क्योंकि वो वर्क किसने डना है, अप्लाइड फोर्स ने। फोर्स ऊपर लग भी रहा था, बॉडी ऊपर जा भी रही थी, डायरेक्शन सेम हुआ, पॉजिटिव वर्क। फोर्स लग रहा था नीचे, बॉडी जा रही थी ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव वर्क। वो जो टाइप ऑफ वर्क आपने पढ़ा उसकी बात थी वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या हम लोग सब लोग मौजूद हैं बच्चों? रमन, प्रिया, कोमल, हुमा, हेमंत, अभिनव, प्रिंस, जैस्मिन, हम सब फोकस कर पा रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, यस। बहुत अच्छा। आगे सुने, आगे देखें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को जरा देख लेते हैं, ये क्या होता है। द एनर्जी possessed by a body the energy possessed by a body by virtue of its displaced position जो इसका मीन पोजीशन होता है, वहाँ से आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, इसकी वजह से इस पर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। एक स्प्रिंग है, एक एंड को आप सपोर्ट से रख दो, दूसरे एंड पे एक ब्लॉक अटैच करवा दो, इस पर एक फोर्स लाकर खींचो। ये इसका ओरिजिनल लेंथ है सपोज करो स्प्रिंग का। यदि आप इसे ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दो, जैसे छोड़ेंगे ये वापस अंदर की तरफ आएगी। आप इसको कंप्रेस कर दो, छोड़ेंगे ये बाहर की तरफ आना शुरू कर देगा, और मे बी ये ऑसिलेट भी करने लगे, कंडीशंस है।
तो उस वक्त ऐसे स्ट्रेस्ड कंडीशन में अपने मीन पोजीशन से जब वो हटा होता है, उस वक्त जो एनर्जी होती है हम लोग उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जितना कम दिख रहा है बात इसी पे उतनी ज़्यादा अब भी हम लोग करेंगे। मतलब इस स्लाइड के बाद एक्चुअली इसको हम लोग शुरू करेंगे। टिल देन आप इसको पहले नोट करें, फिर बाकी बातचीत करते हैं। फटाफट नोट कीजिए, फिर बातचीत करते हैं। जा सकते हैं। बिल्कुल करेंगे ना बात, अभी करेंगे। ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे सिंगल रह गया था तो ध्यान रखिएगा, डबल है यहाँ पे। एक और शायद यहाँ पर भी कहीं छूट गया है। ठीक है, कर लीजिए नोट। क्या सबका नोट हो गया जो बच्चे ऑनलाइन है? यस सर। हाँ ठीक है। सिर्फ यहाँ जानवी का बाकी है और नितिका का और कनक का बाकी है और संध्या का, ज़्यादा बच्चों का बाकी नहीं है। जल्दी चलो, नितिका का हो चुका, संध्या का हो चुका है, जानवी और कनक लास्ट पहुंची। ठीक है, दोनों का एक साथ हुआ। चलो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा। इसको यहाँ रोका है इसलिए नहीं कि यही रुका रहेगा, इसे यहाँ पे स्टॉप किया है इसलिए नहीं कि यही स्टॉप हो गया। पहले अब हमें इसके बारे में बात करनी है और उसके बाद फिर वापस हम लोग इसमें फिर लौटेंगे। उसके पहले ज़रा इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल हेडिंग वेडिंग लास्ट में, टॉपिक क्या होगा बाद में। ऐसा सपोज करो कि ये हमारे पास कोई एक वर्टिकल सपोर्ट है, कोई मजबूत कंक्रीट की दीवार है, ईंट से बनी हुई दीवार है, कंक्रीट से बनी हुई दीवार है, ऐसी समझिए, बहुत मजबूत। ठीक है, मजबूती का प्रूफ ये दे दिया, इसको इस तरह से ऐसे कर दिया। फिजिक्स में हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, ऐसे वर्टिकल दीवार हो, यदि ऐसे शेड कर दिया इसका मतलब ये रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसको आप आगे पीछे ला नहीं सकते हैं, इसको बेंड वेंड नहीं कर सकते। ऐसा कहीं पर भी फिजिक्स में आपको एक स्ट्रेट लाइन में ऐसी शेडिंग दिखे तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग केसेस लेंगे बच्चों, हम लोग 3 अलग अलग केसेस लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या केस है। किसी स्प्रिंग का एक एंड इस दीवार के साथ ऐसे अटैच करवाया, किसी स्प्रिंग का एक एंड ऐसे अटैच करवाया और ये रहा स्प्रिंग हमारा नॉर्मल केस में। अभी बस आप समझो कि बाजार से आप लेकर आए हो, ना तो इसको थोड़ा स्ट्रेच किया है और ना तो थोड़ा कंप्रेस किया है। लेट मी रिपीट, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वर्क एनर्जी एंड पावर का। अब अलग अलग स्कूल्स है, किसी स्कूल में सपोज करो इसके 5 VBI क्वेश्चन है, किसी स्कूल में फर्स्ट और थर्ड पूछा जा रहा है, किसी में थर्ड और फिफ्थ पूछा जा रहा है। तो आप इसको निहायत ज़रूरी समझ कर देखिएगा। ओके, और यहाँ पे एक हम लोगों ने अटैच किया है ब्लॉक, समवन इज देयर, प्रिंस राज, वो तो कनेक्टेड था, चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक, ना तो अभी इसको खींचा है, ना तो इसको धक्का दिया है, ना तो स्ट्रेच किया है और ना तो कंप्रेस किया है। मतलब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के ओरिजिनल लेंथ के साथ
जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं है। मतलब यदि आप इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करो बच्चों, तो फिलहाल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। चलो बहुत अच्छी बात। अब आप ऐसा करें, इमेजिन करो कि इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया है आपने, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई किया है आपने, बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया है, एंड दैट अप्लाइड फोर्स इज डिनोटेड बाय FEXT। EXT स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल। तो चूंकि हम तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कहलाया बेटा इसका एक एक्सटर्नल फोर्स। अगली बात सुनना, ये जो स्प्रिंग्स होते हैं दुनिया में, इन सब में एक खास चीज़ होती है जिसको हम लोग कहा करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। हर स्प्रिंग का अपना कुछ ना कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इसको मैं कैसे समझाऊं? सुनो, ऐसे समझो, लॉजिकली समझो। आपने कभी वो जो पेन खरीदते हैं हम लोग, टिप टाप, उसमें वो स्प्रिंग देखा है? कई बार ऐसा भी हुआ, खुल गया, स्प्रिंग रिफिल के साथ लगाकर ऐसे टाइट कर रहे थे, यहाँ से छटक गया, स्प्रिंग अलग, रिफिल इस तरफ, और उसका एक टुकड़ा छटक के सर के चेहरे पर, फिर आपके चेहरे पर। ये ऐसे सिचुएशंस नहीं हुआ क्या कभी बचपन में? तो बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत पतला, बहुत लचीला, बहुत शर्मीला एक स्प्रिंग था वो हमारे आपके ज़िंदगी का। इनफैक्ट वो बेचारा इतना शर्मीला था कि कई बार आप उससे खेलते खेलते ऊब जाते थे। एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, उसको खींचकर वायर बना देते थे, है ना, लंबा सा तार बन जाता था वो। तो इजी टू स्ट्रेच, इजी टू कंप्रेस। बेटा मुझे कहना है वो स्प्रिंग आसानी से स्ट्रेच और कंप्रेस हुआ करता था, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम था। चलिए उससे हैवी स्प्रिंग की बात करो, उससे थोड़े मजबूत और ताकतवर स्प्रिंग ले लो। आप उसको यदि स्ट्रेच करेंगे आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, आप उसे कंप्रेस करोगे आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। वो इसलिए क्योंकि वो स्प्रिंग ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मोटे वायर का बना है, अर्थात उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। अच्छा, और हैवी स्प्रिंग ले लो, आपके साइकिल के सीट के अंदर, साइकिल के करियर के पास, साइकिल के स्टैंड में, वहाँ पर भी तो स्प्रिंग्स होते हैं। उसको तो आप बगैर प्लास वगैरह से पकड़े खींच ही नहीं सकते, वो और हैवी होता है। तो ये जो स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होते हैं, ये जो स्प्रिंग हार्ड होते हैं, अलग अलग पर्पस से अलग अलग जगहों पे जहाँ पे जो स्प्रिंग लगना चाहिए वो लगाया करते हैं हम लोग। तो इसके पीछे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक रोल प्ले करता है। समझ लो स्प्रिंग की हीरोपंती सुना है? हीरोपंती, हीरोगिरी, वैसे ही समझ लो जब कोई ढीठ होता है तो कहते हैं बहुत इसमें ढीठपंथी है ना। स्कूल का कोई स्टूडेंट आपको सर एक बस आपको सुनाई पड़ जाए कि आपको एक छड़ी पड़ने वाली है, आपकी रूह कांप जाती है, आपकी आत्मा कांप जाती है। और वही क्लास में दूसरी तरफ एक ढीठ बच्चा बैठा हुआ है ना, उसको ऐसे मार दिया वो ऐसे झाड़ रहा है, एक छड़ी और, हाँ ठीक है। टीचर को और गुस्सा भी आता है कि इतनी पिटाई हो रही है, हिल डुल रहा नहीं। हीरो की तरह बाल है, ऐसे बाल पकड़ा, ऐसे झुकाया और इस तरह से घम 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 दे दिया उन्होंने। जब वो झुका था मुगले आजम था, उठा पगले आजम हो गया। तो सिचुएशंस बदल गए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग शर्म से मर जाए, हम लोग दर्द से कराह ले, क्या हो गया है ऐसा। तो जैसे ढीठपना कोई चीज़ होता है ना, आप समझ लो स्प्रिंग का जो ढीठपना है उसी को हम लोग यहाँ पर कहा करेंगे बेटा कि नाम क्या देंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और नाम है, कंफ्यूज मत होना, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फिलहाल इसका नाम अभी दिया हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट।
वक्त पड़ने पर इसको फोर्स कांस्टेंट भी बुलाएंगे, फिलहाल इतना। अब स्प्रिंग की आदत, स्प्रिंग की फितरत, स्प्रिंग का बिहेवियर, स्प्रिंग के लक्षण सुनो जरा। स्प्रिंग ऐसी चीज होती है कि आप यदि इसे बाहर की तरफ पुल करो, ये आपको अंदर की तरफ पुल करता है। आप महसूस करते हैं किसी स्प्रिंग को खींचने पर कि स्प्रिंग भी आपको अंदर की तरफ खींच रहा है। उल्टा भी महसूस करते हो। कभी आपने मूड बनाया, कोकोनट में लस्सी मिलाया और ऐसे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स बाहर नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि मूड वैसे ही बने, कोकोनट में लस्सी मिला के भी मूड बनता है आफरीदी। चलो ओके ओके, हाँ ध्यान दीजिए। प्रेस किया बेटा अंदर की तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया इस बार? अंदर, ताकि ये कंप्रेस हो जाए, ताकि ये सिकुड़ जाए, इस पर्पस से। तो जब किसी स्प्रिंग को आप अंदर धकेलोगे तो स्प्रिंग फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा स्ट्रेच हो जाने के लिए, दोबारा फैल जाने के लिए, दोबारा ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर करने के लिए जिधर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो मेरा कहना है यदि आपने स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश की है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगाया है, तो एक फोर्स स्प्रिंग भी लगाना शुरू करता है एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट। मतलब ये जो F है, अभी करेंगे बात इसके बारे में, रुक जाइए। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके ऑपोजिट लग रहा होगा कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। इस फोर्स को और क्या नाम देते हैं हम लोग? रीस्टोरिंग फोर्स। जो स्प्रिंग ने हम लोगों पे अप्लाई किया खुद को पहले जैसा बनाने के लिए, खुद को रीस्टोर करने के लिए, स्प्रिंग ने जो लगाया नेचुरली, उस फोर्स को क्या कह रहे बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स। आप स्प्रिंग फोर्स कह दो, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? तो अच्छा, ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात, ठीक है। अब आपने इस फोर्स का असर क्या देखा? असर देखा 1 2 3 4 5, 5 रिंग्स बन रहे थे इस स्प्रिंग में। हाँ बेटा, आप लगातार 3 मिनट तक झुकी हुई थी नीचे, इसलिए सब मिस हो गया, तो वापस लौटेगी वो बात। हाँ, ध्यान देते रहना। मैंने तो देखा, लेकिन फिर लगा कि चलो लेट्स कंटिन्यू। बेटा 1 2 3 4 5 रिंग्स बन रहे थे इस स्प्रिंग में। जब ओरिजिनल था आपने ना तो खींचा ना तो धकेला, खींचने की अभी कोशिश शुरू ही की थी, अब फोर्स लगाकर खींच दिया इसको। कितने रिंग्स बन रहे थे? 5। कितने छल्ले बन रहे थे? 5। 1 2 3 4 5, और उसके बाद ब्लॉक हमारा इस जगह लिख डाला कि ओरिजिनली ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक यहाँ पे थी, अब यहाँ पहुँच गई है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? x। क्या हम लोग इस x को, इस डिस्प्लेसमेंट को x इक्वल टू x बोल सकते हैं? अरे x से डिस्प्लेसमेंट को दिखाया तो इनिशियली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, x इक्वल टू 0। फाइनली आपने इसको कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर खींच डाला है? x सेंटीमीटर या x मीटर, तो x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अब कितना हो चुका है? x। ठीक है सब कुछ? ओके ओके, बहुत अच्छा। क्या ये इसी हालत में रहेगा? यहां लाकर आपने इसको छोड़ दिया, जैसे छोड़ा ये स्प्रिंग पहले तो वापस अपने उस लेंथ को एक्वायर करेगा जो इसका ओरिजिनल था, और उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन यहाँ पहुँचा जरूर, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये थोड़ा और अंदर घुस जाएगा और ऐसे ढींचू ढींचू होता रहेगा। मतलब
मतलब ये है 1 2 3 4 5 छल्ले, 1 2 3 4 5, और ब्लॉक आ गया है हमारा यहाँ पे बच्चों। कुछ सुना? ये था इसका मीन पोजीशन, यहाँ से फिर अंदर आया, ये भी कितना मान लिया हम लोगों ने, x। देखो जो भी है ना, इसमें करने को कोई काम नहीं है इस थ्योरम में, बस आपको इनिशियली ये जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो ठीक ठाक रहना चाहिए, और जो बात आ रही है स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह की, उसके बारे में आप सही बात रख दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ वही समझ लो, लेकिन यहाँ पर तो बात आ रही कि हम लोग अभी इसका स्मॉल एलिमेंट लिया ही नहीं हम लोगों ने, तो करते हैं ना बात। तो बताओ पहले यहाँ तक बात सब कुछ ठीक है? ये ओरिजिनल लेंथ है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा, स्प्रिंग ने रीस्टोरिंग फोर्स समझते हैं ना, वो फोर्स जो कोई भी चीज़ अपने आप को पहले जैसा बनाने के लिए लगाती है। अरे कभी माँ ने आपको ऐसे नहीं कहा कि वो ये मोटा वाला चादर आज धुला है तो छत पे सूखने के लिए डालना है, तो ज़रा ऊपर आ जाओ चिंटू, मान लो चिंटू आ गए। अब वो करती क्या है, गीला है पूरा, उसमें जितना पानी है उसको निचोड़ कर बाहर करना है। बेटा वो चादर है, बनियान थोड़ी ऐसे निचोड़ देंगी, वो मोटा सा हैवी सा चादर है, बिल्कुल पावरफुल ब्लैंकेट है। तो आपसे कहती है वो कि एक तरफ पकड़ो, एक तरफ वो खुद पकड़ती है, आपको कहती है होल्ड करो, और वो खुद उसको घुमाना शुरू करती है। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, वो लेकर कॉन्फिडेंस आपका ओवर था, 2 बार राउंड किया, आप ऐसे पकड़े हुए थे, आपके हाथ से छूटा, फिर गंदा हुआ, फिर माँ से आपको पड़ी डांट वाट, फिर दोबारा फिर उठाया, और इस बार मजबूती से पकड़ा, तो आप ऐसे निचोड़ रहे होते और ब्लैंकेट वापस खुलना चाहता है। यहाँ पर कुछ वही सिचुएशन है बेटा, आप स्प्रिंग को बाहर ले जाना चाहते हैं, स्प्रिंग सिकुड़ कर अंदर जाना चाहता है। ठीक, बढ़िया बात। तो इस वजह से जैसे छोड़ोगे ये अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा बाय चांस जरा आप दूसरे केस को सोच लो, मान लो ऐसा ये ओरिजिनल था और आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे नहीं लगाया होता, उल्टा किया होता। एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली ऐसे लगाया होता, F एक्सटर्नल। शुरू में ही आप इस स्प्रिंग को खींच नहीं रहे होते, आप इस स्प्रिंग को धक्का दे रहे होते। तो एक्सटर्नल फोर्स यदि इधर, तो स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स किधर, जस्ट ऑपोजिट, इस तरफ होता, इस तरफ होता F। तो एक्सटर्नल फोर्स यदि बाहर लगाओ तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर लगा करता है, और एक्सटर्नल फोर्स अंदर लगाओ तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लगा करता है। लेकिन इस पूरे दरमियान, इस पूरे दौरान, जल्दी से, इस पूरे दौरान हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों उतरा था प्लेटफॉर्म से बाद में बताऊंगा। अच्छा, इस पूरे दौरान एक साथी यहाँ पर अपना काम करता रहता है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा आपको मिलते रहना है, कोई ऐतराज नहीं। अब बात को समझना कि आखिर ये इस स्प्रिंग कांस्टेंट का पता कैसे चला, पहली बार क्यों ये एग्जिस्ट करा। तो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे जब स्प्रिंग को लेकर, तरह तरह के फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, केमिस्ट्री लैब से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो हमें ये पता चला कि ये जो F एक्सटर्नल होता है या F रीस्टोरिंग होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। नहीं समझा? ये पता चला हमें जब हजारों बार स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम को लेकर ऐसे ही कभी स्ट्रेच, कभी कंप्रेस, कभी खींचना, कभी धक्का देना, ये जारी रखा, तो हमें एक चीज़ का एहसास हुआ। एक ऐसी बात थी जो बार बार निकल कर सामने आ रही थी, वो था कि स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा हम लोगों पे। जब हम लोग स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग सिकुड़ने के लिए वापस फोर्स लगा रहा है। जब स्प्रिंग को धक्का देकर कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग दोबारा फैलने के लिए उल्टा फोर्स लगा रहा, अपने आप को बचाना। अच्छा,
बचाना अपने आप को जाने जाना। चलो आगे सुनो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बात पता चल रही थी कि यदि किसी स्प्रिंग को, ध्यान से किसी स्प्रिंग को आप हल्का सा स्ट्रेच करते हो, ऐसे इधर देखते रहना, ये स्प्रिंग है, आपने इसको हल्का सा मुस्कुराते मुस्कुराते खींचा ऐसे, स्प्रिंग भी आप पर मुस्कुरा के फोर्स लगाएगा रीस्टोरिंग, ठीक है। स्प्रिंग थोड़ा हैवी है, आपने फोर्स ऐसे लगाया, स्प्रिंग भी आप पे फोर्स ऐसे लगा रहा है। स्प्रिंग को आपने थोड़ा और खींचा, मजबूत स्प्रिंग है, और खींचा, स्प्रिंग भी आप पर और ज़्यादा फोर्स लगा रहा था। स्प्रिंग को आप इस बार और ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, स्प्रिंग आप पर रीस्टोरिंग फोर्स और ज़्यादा लगा रहा है। स्प्रिंग को आप और ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो और दूर तक ले जा रहे हो, तो स्प्रिंग भी रीस्टोरिंग फोर्स और ज़्यादा लगा रहा है। इसका मतलब किसी स्प्रिंग को हल्का खींचो तो वो थोड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स, और खींचो और ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, और खींचो और ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, और खींचो और ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। द रिस्टोरिंग फोर्स applied by the spring is directly proportional to minus of displacement। चलो माइनस की बात बाद में करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा, किसी स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचेंगे, स्प्रिंग आप पर रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज़्यादा लगा रहा होगा। जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे स्प्रिंग खुद को दोबारा पहले की तरह बनाने के लिए, उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो x क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एक्स। तो जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होता है। अब माइनस के साइन की बात करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सुनो बच्चों, जब आप x इक्वल टू 0 था, इसे खींचकर इधर ला रहे हो, तो जिस तरफ आप इसका डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा है। यदि आप इधर खींचना चाह रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट इधर। यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया ताकि ये सिकुड़ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ हुआ अंदर की तरफ, तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। ये माइनस का साइन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लग रहा होता है रीस्टोरिंग फोर्स। जिधर डिस्प्लेस करेंगे उसके ऑपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। खींचोगे रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, धक्का दोगे रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। तो जिधर डिस्प्लेस करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स। क्या यहां से एक कदम आगे चले, एक ही कदम, ज्यादा नहीं। F, जब कभी कहीं से कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो आप और इक्वल्स टू का साइन लगाते हो, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहां पर कांस्टेंट कौन है, यही K, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। Here K is a constant of proportionality and it is called spring constant और sometimes force constant। ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, कभी फोर्स कांस्टेंट दिया है, कभी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, तो हम लोग सिचुएशन के बेसिस पर हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही इक्वेशन 1 कह दिया बच्चों, कोई ऐतराज हमें? अच्छा, अगेन एक और बात करना तो हम लोग भूल ही गए। क्या बात है वो? ये जो F होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसा बेटा? ऑपोजिट। यदि एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर लगना है। यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स अंदर लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लगना है, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं एक आवाज दे दो, एक आवाज दे दो जल्दी, वरना हम लोग पढ़ेंगे नहीं। आवाज दो। यस सर। हाँ, दिया आवाज।
नहीं तो Yes, अभी sir. ओ ठीक है, नहीं तो अभी तलाशी लुट दाती। चलो देते हैं आधे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक, काम चलाओ। ओके, लेकिन तुम बोलोगे इतनी हाई तौबा मचा क्यों रहे हैं हम लोग? हम लोग जिस चैप्टर में है बेटा, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और हम लोग या तो वर्क डन निकालने वाले हैं या एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहते हैं। वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। वर्क एनर्जी थ्योरम, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। अभी पिछले क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं इसको इक्वेशन 2 बोलकर यहीं छोड़ दो। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाई। यहां तक तो सीन 1 था, कट किया। अब शुरू करते हैं कि सपोज आपने फोर्स लगाया, तो ऐसा थोड़ी है कि यहां से गायब होकर सीधे ब्लॉक यहां पहुंच गया। अरे 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 मान लो ये 10 सेंटीमीटर, तो 1-1 मिलीमीटर करके खिसका होगा, ऐसे खुच 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 खचाक, तब ना आया होगा। ऐसा थोड़ी कि फोर्स लगाया, यहां पे ब्लॉक गायब, यहां पे प्रकट। वो 1-1 मिलीमीटर करके ना पीछे जा रहा होगा। तो हम लोग यहां पे ऐसा एज्यूम करते, ऐसा मानते हैं यदि, कि जब फोर्स लगाया, अभी थोड़ा सा ही फोर्स लगाया था, ये वाली दीवार बेटा यहां आ गई थी, ये वाली दीवार यहां आ गई थी, मतलब ब्लॉक हमारा खिसक कर यहां आ गया, थोड़ा सा आगे चला होगा। तो इस वक्त चूंकि मामूली सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, चूंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया आपने, dx। नहीं बात समझे? अरे कभी कोई कार वार बंद पड़ गई हो और आपसे कहा गया हो जरा धक्का लगाओ, तो क्या तुम हल्क हो, एक ही बार में धक्का मारोगे पृथ्वी से बाहर है? अरे हम लोग कमजोर इंसान हैं, पहली बार छुआ था, हल्का सा फुचुक होके वापस आ गया था, याद कीजिए जरा। तो वो जो जरा सा फुचुक होती है कार धक्का लगाते समय, उसके बाद हमें एहसास दिलवाती है कि 2 रोटी ज़्यादा खाना चाहिए था, तो शायद धक्का लगा पाते, नहीं हो पाया। तो वही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात हो रही है। तो अब फोर्स तो ढेर सारा लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारा लगाया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बहुत छोटा। तो जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा, तो वर्क डन भी बहुत नाटा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यदि इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से ब्लॉक सिर्फ dx डिस्प्लेस हुआ है, तो कितना वर्क करना पड़ा हमें। लेट मी राइट नाउ, द वर्क डन in displacing the block through dx, जिसके बारे में ये बोलना जरूरी नहीं है कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये बोलना जरूरी नहीं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेस, शकल से लग रहा है, इसके चेहरे पे लिखा है। क्या होगा बेटा, एफ एक्सटर्नल डॉट dx। देखो तो जरा, वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। स्टैंड हटा लीजिए, ठीक है, और इनको तो स्टैंड की भी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, करते हैं बात। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया आदर्श, इधर, और बॉडी जा भी किस तरफ रही है बेटा, इस तरफ। अभी फिलहाल तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, फिलहाल दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, करने दीजिए, करते हैं बातचीत। वेक्टर एफ एक्सटर्नल डॉट dx,
छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, एफ एक्सटर्नल, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, और कॉस कितना डिग्री बच्चों, 0 डिग्री। क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक? क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक? अच्छा, अब जरा एफ एक्सटर्नल के जगह मैं चाहता हूं रीस्टोरिंग फोर्स का जिक्र किया जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल के जगह माइनस ऑफ एफ लिख सकते हैं। हाँ, आगे सुनो, ये सुमन है, पानी पी रहा था, तो इनको मैंने बताया कि कैसे पीना है एक्चुअली। कोई बात नहीं, मामला सलट चुका है। आगे सुनो बेटा, ऐसा करना चाहते हैं बेटा, ऐसा, दिस इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एफ एक्सटर्नल के जगह माइनस ऑफ एफ लिख दिया, साथ में डी एक्स लिख दिया, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, दुनिया जानती है, और हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं। तो कॉस 0 के जगह 1, इसका एग्जिस्टेंस खत्म, डी एक्स जैसे का तैसा, और एफ एक्सटर्नल के जगह माइनस एफ चलेगा? नहीं, कंफ्यूजन है? अरे f इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, इसको उठाकर इधर ले आओ, इसको उठाकर उधर ले चलो, तो ये पॉजिटिव वो निगेटिव, बात एक ही है। बोलो संदेह, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू जैसे का तैसा, माइनस का साइन जैसे का तैसा। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि f को हटाकर उसके जगह माइनस के एक्स रख दो, कहीं पे है? f के जगह क्या रखा? माइनस ऑफ के एक्स। ये माइनस पहले वाला है, ये देखो जो इसके साथ था वो पहले वाला है, और f को हटाकर इसके जगह एक माइनस के एक्स फिर रख दो आप, साथ में क्या हो गया? dx, माइनस माइनस प्लस, dw इज इक्वल टू kx dx। जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए। यस सर। ओके, फूस सर नहीं, यस सर बोलना है। यस सर। तेरी सब फूस सर ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने अपनी आवाज में बेस बढ़ा दिया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, तुमसे ना होगा बेटा। तो डी डब्ल्यू निकला, कौन सा वर्क डन निकला है ये? जब हल्का सा dx डिस्प्लेस किया तो आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे कि बॉडी x इक्वल टू 0 से डिस्प्लेस होकर x इक्वल टू x तक आ जाए। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको इस सिस्टम को इंटीग्रेटना पड़ेगा। वही ठीक समझ रही हो तुम, सही पकड़ी हो। Therefore, the net work done in displacing the body and hence the spring from x equals to 0, और यहाँ से इसे घसीट कर कहाँ ले जाना है? x इक्वल्स टू x इक्वल टू 0 पे हाथ लगाया और तब छोड़ा जब x इक्वल टू x पे पहुंच गई बॉडी हमारी। क्या यहाँ तक क्लियर? ओके, पक्का? ठीक है। ये लीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा टेढ़ाग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और अभी मुझको भी दो, पैसे बांट रही हो।
दो ना खुशी प्लीज। ठीक है चलो, देख रहे हो ना सुमन, देखने आते हो पढ़ने आते हो? चलो ध्यान दो इधर। अच्छा गौर कर जरा। ओके कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन निकाल रहे हो आप, लेकिन जब आपने सिर्फ हाथ लगाया था, सिर्फ यहाँ आ करके इसको रस्सी ऐसे ऐसे पकड़ा ही था, अभी खींचा नहीं था, तो डिस्प्लेस भी नहीं हुआ था, इसलिए वर्क डन शुरू में कितना बच्चों? 0। अब खींचते 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 इसको कहाँ ले आओ? यहाँ पे। वर्क डन कितना सपोज करो? W। पहले शुरू में कोई वर्क डन नहीं था, फिर खींचते खींचते बहुत दूर ले गए, मान लिया कि वर्क डन W हो गया। ओके इस तरफ K कांस्टेंट है बच्चों, K कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहां पे भी लोअर लिमिट देना पड़ेगा, यहां पे भी अपर लिमिट देना पड़ेगा। जब डिस्प्लेस बॉडी हुई नहीं थी उस वक्त डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू कितना था तुम ही बताओ? 0। और जब घसीटते घसीटते यहाँ ला चुके थे तो x का फाइनल वैल्यू कितना हो गया था? x 0 to x। अब इंटीग्रेट कर दो ई का उ का बाद तो हर आंसर आ जाए। हाई देखो dw का इंटीग्रेशन w, लोअर लिमिट 0 अब स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पे, और अपर लिमिट w अब यहाँ। k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, सही कहा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता था हिमांशु? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो लो यहाँ पे पावर क्या छिपा है? 1। तो हम लोग इसको लिख दो, एक बार दिखा दो स्टेप, है ना। x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 यहाँ, अपर लिमिट x यहाँ। अरे ये फॉर्मूला रे, अरे इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे दिखा दो, सामने वाले को लगेगा कि आपको इंटीग्रेशन आता है। लेकिन इंटीग्रेशन आएगा कब? क्लास 12 में जब जाओगे, और उस वक्त सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, उस वक्त आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे। इतना आगे है इंटीग्रेशन क्लास 12 में। हाँ तो ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट W को हटाकर एक बार इसके जगह अपर लिमिट वाला W, बीच में माइनस, W को हटाकर अब की बार लोअर लिमिट वाला 0। K कांस्टेंट था और 1 प्लस 1 ऐड होकर 2 भी कांस्टेंट बनेगा। 2 का अंदर क्या काम? जो वेरिएबल है उसका काम अंदर। ये अंदर क्या बचा बेटा? x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। W में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, W रह गया, इक्वल्स टू K बाई 2 रहने दो बेटा बच्चों। x को हटाकर एक बार इसके जगह बड़े घमंड के साथ अपर लिमिट वाला x रख दीजिए, इसका स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और फिर x को हटाकर अब की बार मोदी सरकार मतलब 0 पुट करेंगे। हाँ कि ना? कर सकते हैं ऐसा? ओके तुम ही तो लाई हो। W इक्वल्स टू K बाई 2 x स्क्वायर, मतलब वर्क डन इक्वल्स टू हाफ K x स्क्वायर। ये थोड़ा थोड़ा हाफ mv स्क्वायर से मैच कर रहा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से थोड़ा इसका चेहरा मैच रहा है क्या भाई? ओके अब निकाला क्या हम लोगों ने? वर्क डन। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कहा हेडिंग बाद में? इलास्टिसिटी, रबर बैंड, स्प्रिंग, जो थोड़ा लचीला, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल,
जिसमें रीस्टोरिंग पावर होती हो, ऐसा कोई भी चीज़। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब हमें यहाँ पर ये बताना था कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, ऐसा बोलना था। तो खैर यहाँ तक तो बात हुई है। एक छोटी सी बात और देखें, जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज़ दीजिए प्लीज़। यस सर। वेरी गुड, ये तगड़ी आवाज़ है। Yes, sir. बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। ओके, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। नहीं समझे? गुलेल गुलेल गुलेल, ये वी शेप का लकड़ी या लोहे का एक ऐसा एंगल होता है। एक रबर, यहाँ से रबर का कोई टुकड़ा होता है, मजबूत रबर का, इधर से बांधते हैं, एक इधर से बांधते हैं। बीच में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मार्बल पत्थर वत्थर कुछ रखते हैं और यूं ऐसे खींचते हैं, और जिस पे तानना है तान दिया, छुप के मारना छुप के मार दिया। तो क्या आपको ये नहीं पता बेटा कि यदि आप उस प्लेटफॉर्म पे पत्थर वत्थर जो रखना रखो और उसको यदि हल्का खींचोगे, फोर्स थोड़ा सा लगाया, डिस्प्लेसमेंट हल्का सा हुआ, छोड़ दिया, पैर में गिर गया, वर्क डन नहीं हुआ इस बार। क्या? अच्छा, आप चाहते वो पत्थर थोड़े दूर तक जाए, तो ये ऐसे रखा और थोड़ा खींचा। खींचते समय क्या कर रहे हो आप? फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगने की वजह से उस रबर बैंड का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है? वर्क डन बन रहा है। और वही वर्क डन इसमें स्टोर्ड है। आपको मालूम है, बस छूटने पर ये पत्थर चल पड़ेगा। क्या मतलब? वर्क डन उस पत्थर की स्टोर्ड एनर्जी में बदल चुका है। अब आप वर्क ज़्यादा करो, फोर्स ज़्यादा लगाओ, डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं कि रबर को लग जाए, उससे बचाकर अपने आप को बचाना भी है ना। कैसे? रबर की क्वालिटी के हिसाब से खींचना भाई। ज़्यादा खींचो फिर यहाँ पर क्या वो लाल हो गया पूरा बंदर की तरह, तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो एक लिमिटेड हिसाब से खींचना, और आप ज़्यादा फोर्स लगाओ, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करो, मतलब इस पत्थर में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी? काइनेटिक। कौन सी काइनेटिक? इलास्टिक वाली, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही पोटेंशियल, जैसे छोड़ोगे, इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जूम करके निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर। तो आपने कौन सी एनर्जी दी? मैस्कुलर एनर्जी। इसको देने से पत्थर में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हुई है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सी स्टोर हुई है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, वही तो था। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। वही तो था, स्कूल में यही तो सुनाते थे हम लोग याद करके, जो बाबा पंडित जी, मौलवी साहब और यहाँ वहाँ हर धर्म में सिखाया जाता है कि आत्मा ना तो उत्पन्न होती है, ना तो ये मरती है, ये बस शरीर बदलती है। जिस्म, रूह, ये ना तो पैदा लेती है ना तो मरती है, ये बस जिस्म बदलती है। उसमें कोई तुम्हारे जैसा खतरनाक बच्चा उठता है और कहता है कि यदि आत्मा ना तो उत्पन्न होती तो फिर इतना सारा आत्मा कहाँ से आ रहा, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? सवाल का खंडन हो जाता है। तो वो बाबा कहते कि अच्छा हम गुरुदेव से पूछ कर तब बताएंगे, अभी के लिए ब्रेक। उनके जो गुरुदेव हैं जिन्होंने उनको भी बताया था। अच्छा, लेकिन एनर्जी के लिए सच है बेटा, एनर्जी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। आपके पास पैसा एनर्जी है, उससे आप अनाज खरीद रहे हो, खा रहे हो, भोजन एनर्जी, वो बॉडी में लग रही है, मसल्स बन रही है, मैस्कुलर एनर्जी, उससे आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
तो फिर पोटेंशियल एनर्जी, उसको छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी, ये तो सच है, इसमें कोई बात नहीं है। तो फिलवक्त, फिलहाल यहाँ पर बात आ गई, आया तो वर्क डन है, लेकिन दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब इस वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कह सकते हो, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग ऐसा बोल सकते हो। तो मुझे आपसे ये कहना है, मुझे आपसे कहना है दिस वर्क डन is stored as the elastic potential energy of the spring, या फिर स्प्रिंग से यदि कोई बॉडी आपने बांध के रखी हुई है तो ऑफ द बॉडी। तो आप बेफिक्र, ये जो W है, W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर कह रहे थे आप, उसको आप लिख दो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हेडिंग क्या देंगे हम लोग, हेडिंग क्या देंगे हम लोग, क्या पता किया है हम लोगों ने, एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रुक जा बेटा बच्चों, ऑफ अ, ये बोलना जरूरी है, स्ट्रेच्ड या इसके जगह कंप्रेस्ड बोल दो, वरना स्प्रिंग बाजार से खरीद के लाए ऐसे छोड़ दिया, कौन सी एनर्जी, कोई नहीं, उस पर वर्क नहीं डन आया, वर्क जब डन नहीं हुआ है तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, इसलिए उसको स्ट्रेच या फिर कंप्रेस करना ज़रूरी। चलो फिलहाल स्ट्रेच्ड स्प्रिंग लिख दिया है, कोई बात नहीं, नोट किया जाए। बिग बॉस चाहते हैं कि आप यहां से इसको नोट करें, जल्दी से कर लीजिए नोट, नोट कर लिया जाए। प्रिया, प्रिंस, जैस्मिन, हुमा, अभिनव, रमन, कोमल, ठीक है बच्चों यहां तक? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, कर लीजिए नोट। क्लास शुरू होने में थोड़ी देर हो गई, बारिश वारिश थी, मैं सर से लेकर पांव तक भीग गया था। बहुत अच्छा, तो देर हुई थोड़ी सी, और आज मैथ्स की भी क्लास लगानी है, तो हमें इस इकलौते थ्योरम के साथ आज के क्लास को रोकना होगा बच्चों। बस इसको आप नोट कर लो, ये क्लास यहीं तक रोकनी होगी हमें, फिर आगे की सोचेंगे।